आज हम भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने बैंकिंग जगत में हलचल पैदा कर दी थी उस समय, और बैंकिंग ढांचा एवं उसके प्रबंध में अनेक कमियां उत्पन्न हो गई थीं। जनता का विश्वास बैंक पर से उठने लगा था। इन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कदम उठाया। अब हम जानते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जब सरकार बैंक का स्वामित्व यानी कि ओनरशिप, मालिकाना हक जो होता है, संचालन, व्यवस्था, नीति निर्धारण एवं नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, इसी को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार से हुआ, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम उठाते हुए 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश द्वारा, जो बाद में कानून बन गया, देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिनकी राशि 50 करोड़ या इससे अधिक थी। उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उनके नाम क्या थे। पहला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद 6 और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्रम में 15 अप्रैल 1980 को केंद्रीय सरकार द्वारा पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिन बैंकों में 200 करोड़ रुपया या अधिक जमा थे। इन बैंकों के नाम है आंध्र बैंक लिमिटेड, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, अंत में और विजया बैंक। इस प्रकार 20 बैंक हो गए थे, लेकिन 3 सितंबर 1993 को सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई, यानी कि 20 बैंक थे, अब 19 रह गए। आइए अब जानते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या उद्देश्य थे। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला उद्देश्य संतुलित बैंकिंग विकास। जो इससे पहले राष्ट्रीयकरण के पहले स्थिति थी कि बैंक, व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं नहीं खोलते थे, तो उन क्षेत्रों का विकास कम हो पाता था, और ऐसे स्थान जहां बैंक की शाखाएं नहीं है वहां पर बैंकिंग सुविधाएं सुलभ कराने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा है साख मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय बैंक एवं अन्य बैंकिंग संस्थाओं के मध्य निकटतम संपर्क नहीं होने से रिजर्व बैंक को साख मुद्रा का उचित नियंत्रण करने में कठिनाई होती थी। राष्ट्रीयकरण होने से अब यह कठिनाई दूर हो जाएगी। तीसरा, कृषि एवं लघु उद्योगों का तीव्र विकास होगा। व्यापारिक बैंकों ने कृषि एवं लघु उद्योगों को ऋण देने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से किसानों एवं दस्तकारों को अब आसान शर्तों पर अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। चौथा, उपेक्षित क्षेत्रों का विकास होगा। जैसे मैंने बताया, व्यापारिक बैंकों ने गांवों में शाखाएं खोलने में बड़ी उदासीनता दिखाई थी। कम शाखाएं खोलते थे या खोलते ही नहीं थे। इस कारण ग्रामीण जनता बैंकों की सेवाओं से वंचित रही और पिछड़े हुए रहे। लेकिन अब सभी क्षेत्रों का उचित विकास करने के लिए, उपेक्षित क्षेत्रों का विशेष रूप से विकास करने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। आर्थिक नियोजन को सफल बनाना। जो सरकार योजनाएं बनाती है, देश के विकास के लिए आर्थिक योजनाएं बनाती है, उनके अनुसार ही बैंकिंग प्रणाली हो। इस प्रकार आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्र हित में साख का प्रयोग। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से बैंकों की साख निवारण शक्ति में वृद्धि होगी।
साख निर्माण शक्ति का प्रयोग बैंक जन उपयोगी एवं राष्ट्र उपयोगी कार्यों में कर सकेंगे। और आश्वस्त प्रतियोगिता का अंत, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य आश्वस्त प्रतियोगिता का अंत करना था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से व्यापारिक बैंकों के मध्य पाई जाने वाली अनुचित और अस्वस्थ जो प्रतियोगिता होती थी वो खत्म हो जाएगी, ऐसा सोचकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन कुछ लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। कुछ मानते हैं कि ये अच्छा था, कुछ मानते हैं अभी भी कि ये सही नहीं है। तो हम पहले पढ़ते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क, यानी कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया उसमें करना कितना जरूरी था, ये पढ़ते हैं हम। तो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंकिंग जैसी संस्था जिसका संबंध लाखों व्यक्तियों के जीवन से है, तो ये आवश्यक था कि व्यापक सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित होकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उद्देश्य की पूर्ति में ये बैंक सहायक हों। तो प्रमुख बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण ही नहीं बल्कि उनका स्वामित्व भी सरकार के पास होना चाहिए। यह सोचकर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सामाजिक नियंत्रण के साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चूंकि सरकार राष्ट्रीयकरण करने से पहले सामाजिक नियंत्रण की नीति पर चल रही थी, लेकिन ये सामाजिक नियंत्रण तभी संभव था जब इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता, इसलिए राष्ट्रीयकरण करना जरूरी था। अव्यवस्था तथा अनिश्चितता का अंत करके संचालन में कुशलता लाना, बैंकों में लंबी अवधि से चली आ रही अव्यवस्था तथा अनिश्चितता का वातावरण समाप्त हो, जिससे बैंकों में कार्य कुशलता से हो, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जनता के धन की सुरक्षा में वृद्धि, निजी हाथों की अपेक्षा सरकार की साख शक्ति क्षमता अधिक होती है और ऐसी आशा की गई कि जनता द्वारा जमा की गई राशि राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद उसकी सुरक्षा में पहले से ज़्यादा वृद्धि होगी। फिर है आर्थिक विकास हेतु अधिक धन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने से सरकार के हाथों में एक बड़ी धनराशि आ जाएगी, जिससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। अगला है समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य बनाया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि बैंकों का स्वामित्व सरकार के हाथों में हो, जिससे बैंकों को होने वाले लाभों का लाभ समान जनता को भली प्रकार से मिल सके। बैंकिंग प्रणाली का तीव्र विकास, बैंकिंग प्रणाली का तीव्र गति से विकास तभी संभव है जब इसका राष्ट्रीयकरण हो और जिससे जनता के विश्वास में वृद्धि होगी, बैंक के खातों में और बैंक की जमाओं में वृद्धि होगी। कृषि एवं छोटे लघु उद्योगों को पर्याप्त सुविधाएं मिलना, व्यापारिक बैंक अपने निजी स्वार्थ के कारण कम शाखाएं खोलते थे राष्ट्रीयकरण के पहले गाँव में, लेकिन राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद कृषि एवं छोटे उद्योगों के लिए पर्याप्त योजनाएं बनेंगी, उन्हें सस्ते उदार ऋण मिल सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम थी, तो अधिक से अधिक शाखाएं खुलें और उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सस्ते और उनकी ज़रूरत के हिसाब से कर्ज मिल सकें, सहायता मिल सके, इसलिए राष्ट्रीयकरण जरूरी है। अनुचित कार्यवाहियों पर रोक, बैंकिंग व्यवस्था में राष्ट्रीयकरण होने से पहले कुछ लोग सट्टा आदि व्यवसायों के लिए, अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण देते थे। ये काम खत्म हो, अनुचित कार्रवाइयाँ रोकें, इसलिए राष्ट्रीयकरण जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों ने राष्ट्रीयकरण की आलोचना भी की है, तो उसके विपक्ष में भी तर्क हैं कुछ, जैसे कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, ऐसा भी लोगों ने कहा। औद्योगिक प्रगति में बाधक होगा राष्ट्रीयकरण, ऐसा कहा। विदेशी धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, वित्तीय साधनों में वृद्धि नहीं हो पाएगी, और ये कहा कुशल कर्मचारियों का अभाव हो जाएगा, और बैंकों में जो कंपटीशन की भावना है जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, जिससे कि वह आगे बढ़ने के लिए तरह तरह की योजना बनाते हैं, इसका अंत हो जाएगा, ऐसा कहा। सरकारी क्षेत्र के सभी दोष आ जाएंगे। पर मेरा मानना है कि राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क तो हैं, लेकिन वे राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्कों से अधिक मजबूत नहीं है, इसलिए राष्ट्रीयकरण जरूरी था। हाँ, ये अलग बात है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या है बैंकों में जो नौकरशाही की भावना, लाल फीताशाही की भावना बढ़ रही है, वो लाभ की गिरती स्थिति, लगातार बैंकों के लाभ घट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बैंकों को लाभ के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आधुनिक बैंकिंग प्रणाली
को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लाभ बहुत जरूरी है। बैंकिंग शाखाओं में अस्वस्थ प्रतियोगिता आ गई है। राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप बढ़ गए हैं। मजदूर संघ अपनी अनावश्यक मांगों के लिए भी हड़ताल करते हैं। साख के ढांचे में जरूरी परिवर्तन नहीं, जो साख के ढांचे में जरूरी परिवर्तन होने चाहिए वो वैसे परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, गतिशीलता नहीं है और ग्राहक सेवा में तत्परता का अभाव, एक स्थिरता सी आ गई है। जबकि आधुनिक अर्थव्यवस्था में ग्राहक सेवा में वृद्धि होनी चाहिए जिससे कि ग्राहक की बैंक में जमाएं बढ़ें। इस प्रकार से आज हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में जाना। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ पढ़ा हमने आज। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये पढ़ा। इसके अलावा 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ बाद में 15 अप्रैल 1980 को, ये पढ़ा। राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या थे इसको जाना। कुछ लोगों ने बैंकों के राष्ट्रीय के पक्ष में तर्क दिए और कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में भी तर्क दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण जरूरी था, उसके पक्ष में तर्क ज़्यादा मजबूत हैं। और अंत में हमने इसकी भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समस्याओं को पढ़ा। थैंक यू।